नागराज के ठिकाने का पता चल गया है। गोपाल और एक दो और आदमी उसके साथ हैं, लेकिन मैं फिलहाल उसे नहीं छेड़ना चाहता। अलबत्ता मेरा ख्याल है कल शंकर पर हाथ डाल दिया जाए। वो राजेंद्र मार्ग के एक प्राइवेट क्लिनिक में आराम कर रहा है। राधा ने पूछा, कौन सा क्लिनिक? मैंने उसे वो नाम बता दिया जो बच्चू राम से मालूम हुआ था। फिर कहा, शंकर को बच्चू राम और दो दूसरे आदमियों के मरने की इत्तला पहुंच चुकी होगी। बच्चू राम के बारे में शायद वो इस शुबे में मुब्तला रहे कि उसे कहीं गायब कर दिया गया है, लेकिन मैं उसे कुछ सोचने का मौका नहीं देना चाहता। कल रात ही उससे निमट लिया जाए। रत्ना ने हमारी गुफ्तगू के दौरान पहली मर्तबा जबान खोली। कहा, शारदा क्लिनिक तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 मील का फासला है, और मैं उस क्लिनिक की मालिका डॉक्टर शारदा को भी अच्छी तरह जानती हूँ। ये कई मर्तबा हमारे रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ आ चुकी है, और जब उसके यहाँ कोई तकरीब होती है तो केटरिंग की सर्विस हमारे रेस्टोरेंट को ही दी जाती है। वो बहुत महंगा क्लिनिक है, बड़े बड़े लोग ही वहाँ जाते हैं। मेरी आंखों में चमक उभर आई। कहा, गुड, इसका मतलब है कि तुम 1-2 दिन के लिए वहाँ दाखिला ले सकती हो। रत्ना ने मुझे घूरा। बोली, क्यों भाई, मुझे क्या तकलीफ है? मैंने कहा, अभी मैं तुम्हारे पेट में एक जोरदार घूंसा मारूं तो तुम्हें बहुत सी तकलीफें लाहक हो सकती हैं। इन जैसे प्राइवेट क्लिनिक्स में दाखिल होने के लिए किसी खास वजह या बीमारी की जरूरत नहीं होती। नखरा भी तो कोई चीज होती है। दौलतमंद लोगों को तो छींक भी आती है तो वो इलाज के लिए विलायत और अमरीका भाग जाते हैं। वो बोली, लेकिन मैं इतनी दौलतमंद तो नहीं हूं कि। मैंने उसे टोक दिया। कहा, कम ऑन, बात समझने की कोशिश करूं। रत्ना फौरन बोली, समझ गई। और फिर हम देर तक मंसूबा बनाते रहे। हम तीनों ने हर पहलू से इस मंसूबे का जायजा लिया। अंदेशा सिर्फ इस बात का था कि ऐन आखिरी लम्हों में शंकर को कोई शुबा न हो जाए या वो अपना प्रोग्राम तब्दील न कर दे। लेकिन बहरहाल मुझे 99% यकीन इस बात का था कि हमारा मंसूबा कामयाब होगा। शाम का झुटपटा था। राजेंद्र मार्ग के शॉपिंग एरिया में बड़ी रौनक थी। तमाम रेस्टोरेंट्स पूरी तरह आबाद थे। फुटपाथों पर खाने पीने की चीजों के ठेलों पर भी गाहक नाओनोश में मशगूल थे। दुकानों की बत्तियां जगमगा उठी थीं। मैं और लक्ष्मी हाथ में हाथ डाले दुकानों के सामने फुटपाथ पर इधर उधर देखते हुए इस तरह चल रहे थे जैसे पहली मर्तबा इस शहर में आए हूँ। लक्ष्मी राजस्थानी लिबास में थी, मैं भी राजस्थानी लिबास में था, लेकिन मेरे और लक्ष्मी के हुलियों में जमीन आसमान का फर्क था। वो अप्सरा लग रही थी और मुझे देखकर हर कोई अंदाजा लगा सकता था कि मैं सीधा जंगल से आया हूँ। अक्सर लोग मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ देख रहे थे। हम चौक के करीब एक रेस्टोरेंट में दाखिल होकर एक ऐसी जगह पर बैठ गए जहां से बाहर का नजारा भी किया जा सकता था। उस रेस्टोरेंट में ऐन सामने सड़क के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा शराब खाना था। ये वही चौक था जहां 2 साल पहले लक्ष्मी और शंकर में लड़ाई हुई थी और शंकर ने उसे बेलिबास करके बालों से पकड़कर घसीटा था। उस इलाके में कुछ लोग लक्ष्मी को जानते भी थे। जब हम रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो काउंटर पर बैठे हुए मटके जैसी तोंद वाले सेठ ने अजीब सी नजरों से हम दोनों की तरफ देखा। रात को मैंने जो मंसूबा बनाया था उसमें रत्ना को सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करना था। वो आज सुबह चली गई थी और उसके वापस न आने का मतलब था कि उसने शारदा क्लिनिक में दाखिला ले लिया था। मेरे हवाले से उसे कोई नहीं जानता था। शंकर भी उस क्लिनिक में था और रत्ना को उसे अपने हुस्न शबाब के जाल में फंसाकर क्लिनिक से बाहर निकालना था और इसी चौक पर लेकर आना था। मुझे उम्मीद थी कि रत्ना को अपने मकसद में नाकामी नहीं होगी। शंकर जैसे अय्याश मर्द रत्ना जैसी औरतों के जाल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। उस वक्त 7 बजने वाले थे और मैं और लक्ष्मी चाय पी चुके थे। मैंने वेटर को बिल भी अदा कर दिया था। मैं बार बार सामने वाले शराब खाने की तरफ देख रहा था। 7:15 बजे के करीब बगैर छत की एक जीप शराब खाने में सामने आकर रुकी। जीप में 4 आदमी थे। ड्राइविंग सीट पर शंकर था। वो लंबे तड़ंगे कद और कसरती बदन का मालिक था। सर गंजा था, शेव बना हुआ था और मूछें इतनी बड़ी थीं कि 2-3 साल की उम्र का बच्चा उन्हें पकड़कर झूल सकता था। उसके साथ वाली सीट पर रत्ना थी। उसने साड़ी पहन रखी थी। पिछली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो शक्ल और अपने हुलिये से ही छटे हुए बदमाश लग रहे थे। उनमें एक के हाथ में चौड़े ब्लेड वाली तलवार थी और दूसरे के हाथ में पिस्तौल या रिवॉल्वर। जीप रुकने के चंद सेकंड के बाद ही शराब खाने के बाहर खड़े हुए लोग इधर उधर खिसकने लगे। भेलपूरी, चाय और नारियल बेचने वाले 2 ठेले भी खड़े थे। ठेले वाले भी अपने ठेले धकेलते हुए वहां से दूर हटने लगे। शायद वो लोग जानते थे कि किसी जगह शंकर जैसे आदमियों की मौजूदगी का सबब हंगामों के सिवा कुछ नहीं होता। मैं लक्ष्मी को इशारा करता हुआ उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वो भी मेरे साथ ही बाहर निकली। हम एक तरफ खड़े होकर सामने देखने लगे। शंकर ने पीछे मुड़कर अपने आदमियों से कुछ कहा। वो दोनों जीप से उतरकर शराब खाने में घुस गए। उनके अंदर दाखिल होते ही शराब खाने में अफरा तफरी सी मच गई। चंद मिनट के बाद वो एक आदमी को मारते पीटते हुए बाहर ले आए। वो आदमी चीख चीख कर कुछ कह रहा था, मगर वो दोनों उसे बुरी तरह पीटते हुए जीप के करीब ले आए। शंकर ने उससे कुछ पूछा, फिर उसके सीने पर ऐसी जोरदार लात मारी
कि वो बिलबिलाता हुआ पुश्त के बल गिर पड़ा। मैंने लक्ष्मी को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद फुटपाथ से उठकर आगे बढ़ गया। मैंने चीख कर कहा, शंकर, तुम्हें जिसकी तलाश है वो यहाँ है। मेरी आवाज सुनकर शंकर एकदम पीछे मुड़ा। वो खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। हम पहली मर्तबा एक दूसरे के आमने सामने हुए थे और जाहिर है वो मुझे नहीं पहचानता था, और वैसे भी मेरा हुलिया उस वक्त वहशियों जैसा था। मैं दोबारा चीखा, क्या देख रहे हो शंकर? मैं नाजी हूँ, इस वक्त बिल्कुल अकेला हूँ, आओ पकड़ लो। मेरी गिरफ्तारी पर नागराज बहुत खुश होगा और तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। शंकर छलांग लगाकर जीप से उतर आया। उसने पतलून की बेल्ट में खंजर उड़स रखा था, जिसे उसने निकाल लिया और नपे तुले कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो खूंखार भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। आज तुम्हारी मौत ही आई है जो तुमने मुझे ललकारा है। आज तक तुम बचते रहे हो, मगर शंकर से सामना पहली मर्तबा हुआ है। आज यहाँ तुम्हारी लाश ही गिरेगी। मैंने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि आज कुछ हो जाए। आज तक तो तुम लोग हमेशा भागते रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। शंकर के दोनों गुर्गे भी मेरी तरफ बढ़े, लेकिन अचानक ही किसी तरफ से दो आदमी बरामद हुए। उन दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। उनमें एक शक्तिलाल था और दूसरा भनोट। उन्होंने बड़ी फुर्ती से शंकर के दोनों गुर्गों को अपने पिस्तौलों की जद पर ले लिया। शक्तिलाल चीखा, ए, तुम दोनों अलग रहो और ये पिस्तौल और तलवार फेंक दो। उन दोनों ने अपने हथियार फेंक दिए, जिन्हें एक और आदमी ने दौड़कर अपने कब्जे में ले लिया। वो मिट्ठू था। उनका चौथा साथी भी वहीं कहीं मौजूद था। चौक वीरान हो रहा था। लोग कोनों खुदरों में दुबक रहे थे। अपने आदमियों को मेरे आदमियों की गिरफ्त में देखकर शंकर के चेहरे पर एक लम्हे को तगय्युर सा नमूदार हुआ, मगर उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। मैं खाली हाथ था। इससे शायद शंकर का हौसला बढ़ा था। वो ललकारता हुआ और खंजर लहराता हुआ मेरी तरफ लपका। उसका ख्याल था कि मैं बुद्ध की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा और वो खंजर मेरे सीने में पैवस्त कर देगा। वो जैसे ही करीब पहुंचा, मैं इधर उधर हटने की बजाय बड़ी तेजी से नीचे बैठ गया। शंकर अपनी झोंक में मुझसे टकराया और कलाबाजी खाता हुआ सड़क पर गिरा। खंजर उसके हाथ में ही था। मैं बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से उठ गया और शंकर को संभलने का मौका दिए बगैर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। मैं जानता था कि अगर उसे संभलने का मौका मिल गया तो मैं आसानी से उस पर काबू नहीं पा सकूंगा। मुझे इस बात का भी अंदेशा था कि कुछ और गुंडे यहाँ न पहुंच जाएं और जाहिर है वो शंकर ही का साथ देंगे। मैं एक तसलसल से उस पर ठोकरें बरसाता रहा और बिलाखिर एक बार शंकर को मौका मिल गया। उसने खंजर से हमला किया तो खंजर की नोक मेरी कमीज की आस्तीन को चीरती हुई निकल गई। हल्का सा चिरका मेरे बाजू पर भी लगा। शंकर ने दूसरा वार किया। अपने आप को बचाने की कोशिश में मैं लड़खड़ा गया और पुश्त के बल गिरा। शक्ति और भनोट वगैरह चीख चीख कर मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे। शंकर ने छलांग लगा दी। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। शंकर लड़खड़ाते हुए संभल गया, लेकिन मैं उससे पहले ही संभल चुका था। शंकर ने हमला किया। मैं इस मर्तबा न सिर्फ अपने आप को बचा गया, बल्कि उसकी टांगों के बीच में जोरदार ठोकर भी मार दी। वो बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। वो नीचे को झुका हुआ था। मैंने उसके मुंह पर ठोकर लगाई। वो चीखता हुआ सीधा हो गया। मेरी तीसरी ठोकर भी उसकी टांगों के बीच में लगी और इस मर्तबा वो सजदे में गिर गया। उसने दोनों हाथ टांगों के बीच में दबा रखे थे। मैंने एक लम्हे को उधर देखा। दूर दूर लोग खड़े ये तमाशा देख रहे थे और फिर उस लम्हे मैंने लक्ष्मी को अपनी जगह से हरकत करते हुए देखा। वो चीखती हुई हमारी तरफ आ रही थी। लक्ष्मी ने खंजर उठा लिया। उसकी आवाज सुनकर शंकर ने झुका हुआ सर उठाया और फिर उसके चेहरे पर पहली मर्तबा खौफ के तासुरात उभर आए। लक्ष्मी चीखी, शंकर, याद है ये जगह? इस जगह तुमने मुझे नंगा करके बालों से घसीटा था। उस वक्त लोगों ने मेरी बेबसी पर कह कह लगाए थे। आज वो लोग तुम्हारी बेबसी पर हंसेंगे। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके बाद इस शहर में कोई शंकर पैदा नहीं होगा। लक्ष्मी ने अचानक ही हमला कर दिया। शंकर अपने बचाव के लिए एक तरफ झुका, मगर खंजर की नोक ने उसकी पुश्त पर तकरीबन 4 इंच लंबा घाव लगा दिया। लक्ष्मी ने दूसरा वार किया। इस मर्तबा शंकर अपने आप को बचा न सका और चाकू दस्ते तक उसके पहलू में पैवस्त हो गया। लक्ष्मी ने एक झटके से चाकू बाहर खींचकर दोबारा वार किया। शंकर की चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। लोग दूर दूर खड़े ये तमाशा देख रहे थे, मगर किसी ने आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं की। लक्ष्मी पर जुनून सा तारी हो गया था। वो शंकर पर खंजर से पै दर पै हमले करती रही। शंकर अब अपना बचाव करने के काबिल नहीं रहा था। उसके जिस्म पर सैकड़ों घाव लग चुके थे, जिनसे खून की धारें बह रही थीं। और फिर लक्ष्मी ने एक और जुर्रत की। उसने खंजर से शंकर की पैंट काट डाली और उसको बरहना कर दिया। लक्ष्मी ने खंजर जमीन पर फेंक दिया और दोनों हाथों से उसकी बड़ी बड़ी मूछें पकड़कर उसे घसीटने लगी। वो चीख रही थी, शंकर,
याद है तुमने मुझे इस तरह नंगा करके इस जगह बालों से पकड़कर घसीटा था, इसी तरह लोगों के सामने मुझे जलील किया था। देख लो, लोग आज तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं। आज मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई, आज मैं शांत हो गई हूँ। शंकर अब इस काबिल भी नहीं रहा था कि चीख सके। लक्ष्मी ने उसकी मूछें छोड़ दी और उसके चेहरे पर ठोकरें बरसाने लगी। मैं उसका हाथ पकड़कर चीखा, लक्ष्मी अब भागो यहाँ से। मैं बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी को पकड़कर वहां से हटा सका था और फिर उस लम्हे मुझे दूर से शोर की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर उस तरफ देखा। शक्तिलाल और भनोट वगैरह कुछ आदमियों से उलझ गए थे। शंकर के 2 आदमी और उस तरफ निकल आए थे और उन्होंने भनोट वगैरह पर हमला कर दिया था। मिट्ठू के हाथ में तलवार थी। उसने अपने एक हरीफ की खोपड़ी 2 हिस्सों में तकसीम कर दी और दूसरे पर हमलावर हुआ। रत्ना जीप पर नहीं थी। मंसूबे के मुताबिक लड़ाई शुरू होते ही वो गायब हो गई थी और मुझे यकीन था कि अब तक वो घर पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। मुझे अब वहां रुकने की जरूरत नहीं थी। शंकर के आदमियों से निपटने के लिए शक्ति और उसके दोस्त काफी थे। मैंने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और एक तरफ दौड़ता चला गया। वो रात बड़ी हंगामा खेज साबित हुई थी। शंकर खत्म हो गया था। उसके वो दोनों आदमी मारे गए थे जो जीप पर उसके साथ आए थे। शक्ति का एक आदमी भी उसमें काम आया था और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि रात को वहां आसपास मौजूद चंद गुंडों ने भी शंकर के आदमियों पर हमला कर दिया था। वो लोग पहले दूर खड़े तमाशा देखते रहे और शंकर की हलाकत के बाद वो भी मैदान में उतर आए और उसके आदमियों की पिटाई करने लगे। शंकर उस शहर के गुंडों और बदमाशों के लिए भी दहशत की अलामत बन गया था। वो लोग उसका नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते थे। मगर शंकर की हलाकत के साथ ही वो भी उसके शहर से आजाद हो गए थे और उन्होंने उसके गुर्गों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। रात भर शहर में हंगामे होते रहे। गुंडे और बदमाश पूरी तरह आजाद हो गए थे। शंकर और नागराज के दर्जनों आदमी इस जंग में कूदे थे मगर उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। शंकर की जख्मों से चूर लाश भी रात चौक पर पड़ी रही। पुलिस ने इस लड़ाई में मुदाखलत नहीं की थी और बिलाखिर सुबह के वक्त लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो गई तो पुलिस लाशें उठाकर ले गई। लक्ष्मी को मैं अपने साथ रत्ना के मकान पर ले आया। उसका रेड लाइट एरिया में अपने मकान पर जाना खतरनाक हो सकता था, जबकि रत्ना का ये मकान हर लिहाज से महफूज था। रत्ना हमसे पहले ही यहाँ पहुंच चुकी थी। मैं समझता था कि हमारे इस मंसूबे की कामयाबी का सेहरा रत्ना के सर सजना चाहिए। उसने बड़ी जहानत और होशियारी का सबूत देते हुए पहले शारदा क्लिनिक में शंकर को अपने हुस्न के जाल में फांसा और फिर उसे ये बावर करवा दिया कि उसका मतलूबा आदमी, उसका सबसे बड़ा दुश्मन नाजी, शहर के एक शराब खाने की बालाई मंजिल पर पनाह लिए हुए है। रत्ना ने उसे ये भी बावर करवा दिया था कि नाजी बिल्कुल अकेला है। वो ज्यादा से ज्यादा 2 आदमियों को अपने साथ ले ले। ज्यादा आदमी होंगे तो शोर सुनकर नाजी को भागने का मौका मिल जाएगा। मर्द के गावती होने में कोई शुबा नहीं। हसीन औरत के सामने तो वो बिल्कुल ही चुगत बन जाता है और जब रत्ना जैसी औरत हो तो उसके सोचने समझने की सारी कुव्वतें सल्ब होकर रह जाती हैं। वो बड़ी आसानी से रत्ना के जाल में फंस गया। रत्ना उसके साथ शारदा क्लिनिक से नहीं निकली थी, बल्कि वो चंद मिनट पहले बाहर आकर मोड़ पर खड़ी हो गई थी और जब शंकर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा तो वो जीप में सवार हो गई। इस तरह वही 2 आदमी थे जो रत्ना को पहचान सकते थे और वो दोनों खत्म हो गए थे। इसलिए इस बात का अंदेशा नहीं था कि रत्ना को पहचान लिया जाए और कोई उसके घर भी पहुंच जाए। इस मार्के से वापस आने के बाद राधा ने सबसे पहले हमें चाय बनाकर पिलाई, फिर कुरेद कुरेद कर पूछने लगी और मैं राधा को सारे हंगामे की तफसील बताता रहा। लक्ष्मी खामोश बैठी मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। आंखों में अब भी वहशत सी उभरी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, खामोश क्यों हो लक्ष्मी? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि शंकर को उसी जगह तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा जहां उसने तुम्हारी तौहीन की थी। लक्ष्मी के होंठों से सरसराती हुई सी आवाज निकली, हाँ, तुमने अपना वचन पूरा कर दिया। आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई। फिर वो रात भी गुजर गई। अब रत्ना ही वो वाहिद हस्ती थी जो घर से बाहर निकल सकती थी। हम तीनों का फिलहाल बाहर जाना मुनासिब नहीं था। दोपहर 12 बजे के करीब रत्ना तैयार होकर बाहर चली गई। उसकी वापसी 4 बजे के करीब हुई थी। उसकी रिपोर्ट बड़ी हौसला अफजा थी। न सिर्फ तमाम गुंडे शहर से गायब हो गए थे, बल्कि नागराज और शंकर वगैरह के आदमी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। शहर में पुलिस गश्त कर रही थी और लोग पहली मर्तबा खुलकर नागराज के खिलाफ बातें करने लगे थे। रत्ना की बातें सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। जब मैं इस शहर में आया था तो नागराज के खिलाफ जबान को हरकत देना तो क्या, सोचना भी बहुत बड़ा जुर्म था। लोग सहमे हुए थे। यहाँ नागराज का राज था। होटलों, तफरीगाहों और मंदिरों में भी उसके गुर्गे दंदनाते फिरते थे। वो जिसे चाहते नंगा करते थे। नागराज के खिलाफ एक लफ्ज भी मुंह से निकालने वाले को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता। पुलिस वाले खामोश खड़े तमाशा देखते रहते। कई पुलिस ऑफिसर भी नागराज के अताब का शिकार बनकर अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे।
नागराज ने अपने मुखालिफिन को चुन चुन कर हलाक कर दिया था, मगर कोई उसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सका था। और आज पहली बार लोग खुलकर उसके खिलाफ बातें करने लगे थे। रत्ना से शहर की सूरत हाल जानने के बाद मैंने अंदाजा लगा लिया कि अब मेरे लिए शहर में ज्यादा खतरा नहीं था। इसलिए मैंने शाम के करीब बाहर जाने का फैसला कर लिया। दाढ़ी मूछें बेतहाशा बड़ी हुई थी, उन्हें मैंने यूं ही छोड़ दिया। धोती कुर्ता पहनने के बाद सर पर सफेद लंबूतरी टोपी रख ली और माथे पर सुर्ख टीका लगा लिया। सबसे पहले मैं रेड लाइट एरिया में पहुंचा। अगरचे शाम गहरी हो गई थी, मगर आज इस इलाके में ज्यादा रौनक नहीं थी। मैं तकरीबन 1 घंटे तक इधर उधर घूमता रहा और बिलाखिर मिट्ठू नजर आ गया। उसने भी फौरन ही मुझे पहचान लिया और मेरा हाथ पकड़कर खींचता हुआ एक अंधेरी गली में ले गया। वो इधर उधर देखते हुए सरगोशी में बोला, गुरु तुम इधर क्यों आ गए? पुलिस पूरे शहर में तुम्हें तलाश कर रही है। तुम्हें तो कई रोज तक घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा, इत्मीनान रखो, मुझे पुलिस तो क्या नागराज के आदमी भी नहीं पहचानते। और तुम लोग कैसे हो? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? सब ठीक है ना? मिट्ठू बोला, सब ठीक है गुरु। यहाँ एक ऐसा आदमी भी घूम रहा है जिस पर मुझे शुबा है। मैं तो उसकी नजरों में आ चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसकी नजरों में आ जाओ, इसलिए तुम इस इलाके से निकल जाओ। मैंने कहा, क्या वो नागराज का आदमी हो सकता है? मिट्ठू ने कहा, हो सकता है। वो बार बार उस गली के चक्कर लगा रहा है जहाँ लक्ष्मी का कोठा है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ओ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम होशियार रहना, अगर कोई गड़बड़ हो तो। मिट्ठू ने मेरी बात काट दी, बोला, तुम चिंता मत करो गुरु, कोई गड़बड़ हुई तो हम निमट लेंगे। मैं रेड लाइट एरिया से निकलकर राजेंद्र मार्ग की तरफ आ गया। मिट्ठू से मिलने वाली इत्तला के बाद मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि शंकर या नागराज के आदमियों को लक्ष्मी की तलाश थी। 2 साल की खामोशी के बाद लक्ष्मी खुलकर सामने आई थी। उसने सैकड़ों लोगों के सामने खंजर के पै दर पै वार करके शंकर को मौत के घाट उतारा था। उसे नंगा करके मूंछों से पकड़ कर घसीटा था। सबसे बड़ी बात यह कि मैं उसके साथ था। मुझे लक्ष्मी के साथ देखकर शंकर के आदमी या नागराज समझ गया होगा कि शंकर को लक्ष्मी ने नहीं, दरअसल मैंने कत्ल किया है। अब उन्हें लक्ष्मी की तलाश थी ताकि उसके जरिए मुझ तक पहुंच सकें, और मैं उनके सामने दंदनाता फिर रहा था। राजेंद्र मार्ग के इलाके में इधर उधर घूमने के बाद मैं रत्ना के रेस्टोरेंट में आ गया। यहाँ कोई बात खिलाफे मामूल नजर नहीं आती थी। मैं ऐसी मेज पर बैठा था जहाँ रत्ना सर्व किया करती थी, और जाहिर है आज वहाँ रत्ना की जगह कोई और लड़की थी। मैंने कॉफी का ऑर्डर दे दिया और गौर से उस वेट्रेस को देखने लगा। ये कोई नई लड़की नहीं थी, पहले ही से यहाँ काम करती थी। वो दरमियाने कद की सांवली सी रंगत की मालिक थी। चेहरे के नकूश तीखे थे। जब वो कॉफी रख कर वापस जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। कहा, एक बात तो बताना। मैंने 10 रुपए का नोट उसकी तरफ सरकाते हुए कहा, वो पहले वाली छोकरिया कहाँ गई, वो लंबी सी? उसने मेज पर हाथ रख कर नोट अपने कब्जे में लेते हुए कहा, क्यों, क्या बात है? मैंने कहा, बस आज तो वो नजर ना आवे है, भाग तो नहीं गए हो? वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो किसी के साथ नहीं भागी, उसकी शायद तबीयत नहीं ठीक, कल भी नहीं आई थी, हो सकता है 2-4 दिन और ना आए। मैंने कहा, अच्छा समझ गया। वेट्रेस मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। मैं इत्मीनान से कॉफी पीते हुए इधर उधर देखता रहा। रेस्टोरेंट में ज्यादा रश नहीं था। दरवाजे के करीब वाली मेज पर एक औरत और एक मर्द बैठा हुआ था। औरत की उम्र 50 के लगभग रही होगी। उसका जिस्म ढलका हुआ था, लेकिन उसने मेकअप का सहारा लेकर अपने आप को जवान और पुरकशिश बनाने की भरपूर कोशिश की थी, और इस कोशिश में वो बुरी तरह नाकाम रही थी। उसके साथी की उम्र 40 के लगभग थी। वो दरमियाने कद का कदरे भारी भरकम आदमी था। बड़ी बड़ी बल खाती हुई मूछें, सुर्ख आंखें, एक कान में चांदी की बाली और दाएं हाथ में 2 अंगूठियां। उसने नीली शर्ट और गहरे कलर की जीन्स पहन रखी थी। उस शख्स का किसी भी तरह शरीफों के जुमरे में शुमार नहीं हो सकता था। कॉफी पीने के बाद मैं ज्यादा देर वहां नहीं बैठा। मैंने वेट्रेस को बुलाकर बिल अदा कर दिया। 5 रुपए मजीद बतौर टिप भी दिए। मैंने कुर्सी से उठते हुए उसकी तरफ देखा, कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। उसने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा, बोली, कैसी समस्या? मैंने कहा, फिर आकर बता देंगे, अब तो हम चलते हैं। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब दरवाजे से बाहर निकला तो वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था, और फिर फुटपाथ पर चंद कदम चलने के बाद ही मैंने महसूस किया कि वो आदमी भी रेस्टोरेंट से निकलकर मेरे पीछे आ रहा था। और फिर मैं अपने कंधे पर हाथ का बोझ महसूस करके रुक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मुड़कर देखा, वो वही आदमी था।